स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफी समय से आप लोगों की कक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए आज सोचा कि आपकी कक्षा ली जाए और अपने सिलेबस को यूपी पुलिस की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं की जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारत के वायसराय का। उससे पहले हम लोगों ने गवर्नर जनरल का अध्ययन किया, उसके बाद वायसराय का अध्ययन किया और आज अंतिम कक्षा है वायसराय की। इसके पश्चात हम लोग आधुनिक भारत के अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए भारत के वायसराय। और भारत के वायसराय में सबसे पहले हम जिस वायसराय का अध्ययन करेंगे वो है लॉर्ड रीडिंग। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दे इन लोगों के समय के हम लोग देख रहे हैं। तो बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। लॉर्ड रीडिंग के समय दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई थी। एक तो 1920 की घटना है। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय MN राय साहब ने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे 1920 ताशकंद में MN रॉय, इनकी पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। ताशकंद में MN रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है और यहां से प्रश्न बनते हैं कि एक तो यही प्रश्न बनता है कि किसने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और किसके समय हुआ था और कब हुआ था। तो 1920 की बात है। बात करते हैं हम 1921 की। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ। बेटा, मैं सिर्फ ना केवल वायसराय पढ़ा दे रहा हूं बल्कि पूरे इतिहास को पढ़ा दे रहा हूं। यदि आपने वायसराय ही पढ़ लिए तो इतिहास के बहुत सारे बिंदुओं पर, बहुत सारे तथ्यों पर आपका निगाह पहुंच जाती है और आपके हाथों में आ जाते हैं। तो अगर मैं मोपला विद्रोह पढ़ा था तब भी ये पढ़ा था, कहां हुआ, केरल में हुआ, कब हुआ, 1921 में हुआ। तो यहां पर हमने वायसराय के साथ ही उनको पढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं और तारीख याद करते हैं 9 अगस्त 1925 की। 9 अगस्त 1925 को देश में एक कार्य हुआ था जो था काकोरी षड्यंत्र केस, जिसमें जो सरकारी ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, खजाना था, उसको भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उसको लूटा था। तो घटना है 9 अगस्त 1925 की। 9 अगस्त 1925 क्या था? काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। हालांकि काकोरी षड्यंत्र केस को मैं अलग पढ़ाऊंगा आपके लिए, लेकिन यहां पर भी वो चीज मेंशन हो गई और आपको याद हो गई। तो ये तीन घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी और इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा बेटा। मैं बार बार इस चीज को फोकस करता हूं कि नोट्स आपके पास जरूर बने होने चाहिए और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज मैंने सब लिखवाई है आपके लिए, इन सबको एक नोट्स की फॉर्म में आपको ऐप पर उपलब्ध करा दूं। जिन छात्रों ने अभी तक पंचऋषि क्लासेस की ऐप इंस्टॉल नहीं की है, वे लोग डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और उसके पश्चात जो भी कुछ घटनाक्रम, जो भी कुछ नोट्स आपको मिलेंगे वो वहां पर इजीली अवेलेबल रहेंगे। तो सभी छात्रों को उसको भी डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि हर चीज पर आप इजीली रीचेबल रहे, इजीली आपको अवेलेबल रहे। तो इतनी बातें हम लोगों ने लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ी, इनको आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लॉर्ड इरविन का आते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन, कुछ महत्वपूर्ण कार्य इनके समय हुए थे
अगर हम उन सबको एक लिस्टेड करें, उन सबको हम लोग एक क्रम से लिखें, तो सबसे पहले आता है 1928 का समय। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन गो बैक के नारे लगे और इसके बाद, इस आयोग के बाद एक नेहरू रिपोर्ट जारी हुई थी। और कई बार आ जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने जारी की, तो बच्चे जानते हैं सिर्फ एक ही नेहरू का नाम, वो थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नहीं, नेहरू रिपोर्ट उनके पिताजी ने, था मोतीलाल नेहरू ने जारी की थी। तो यहां पर महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट जारी की। तो मोतीलाल नेहरू साहब ने नेहरू रिपोर्ट जारी की थी 1928 में साइमन कमीशन के बाद। अब हम लोग याद करते हैं कि 8 अप्रैल 1929 की तारीख, 8 अप्रैल 1929, दो देश के युवा जिन्होंने दिल्ली में असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंक दिया था। आप सब लोग नाम जानते हैं। वो व्यक्ति थे, वो नौजवान थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में या दिल्ली के असेंबली हॉल में असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में क्या किया? बम फेंका। इसके बाद इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के पब्लिक असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। याद करते हैं हम 1929 को, और 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में, और वहां पर पूर्ण स्वराज्य का एक संकल्प पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया। तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित की का संकल्प पारित किया। ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसलिए तो 26 जनवरी का दिन निर्धारित किया देश के संविधान को लागू करने के लिए। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
और ध्वजारोहण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो लिख लीजिएगा यहां पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण। तो 2 तारीखें याद कर लीजिएगा, 1929 और 1930। उसके बाद ये सब घटना घटित हुई। आगे बढ़ते हैं किस समय में और पहुंचते हैं 4 फरवरी को। और इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तारीख थी 4 फरवरी 1930। स्थान था साबरमती से, साबरमती आश्रम था, साबरमती से गुजरात में है ये स्थान। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया था। यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। उसके बाद नौसारी जिले से नमक कानून को तोड़ने के लिए डांडी यात्रा प्रारंभ की गई, जो कि डांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त हुई। तो तारीख थी 12 मार्च 1930। तारीख थी 12 मार्च 1930। नौसारी जिले से, जगह का नाम क्या है? नौसारी जिले से डांडी यात्रा प्रारंभ हुई। डांडी यात्रा, गांधी जी द्वारा डांडी यात्रा प्रारंभ हुई। ठीक है, 12 मार्च 1930 से। यह खत्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। कहां पर? डांडी नामक स्थान पर। डांडी नामक स्थान पर समाप्त। कहां पर समाप्त हुई? डांडी नामक स्थान पर समाप्त हुई 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अब इन्हीं के समय में नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था? नहीं लिया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। उस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था, उसमें भाग लेने की अनुमति दे दी या अपनी सहमति दे दी। तो बात करते हैं हम गांधी इरविन समझौते की, जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत 2 बातें हुई। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया, दूसरा दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति दिला दी। तो 2 कार्य हुए। पहला कार्य, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। पहला कार्य हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ? कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति। भाग लेने पर सहमति। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये गांधी इरविन समझौते के पश्चात। मेरे हिसाब से यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, एक बार प्रश्न आता है कि अभी तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा 1932 में, कांग्रेस उसमें भी भाग नहीं लेगा। प्रश्न आता है कि वह कौन सा भारतीय था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिन्होंने प्रथम, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है, हालांकि अब ओल्ड हो चुका है और अब आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इतिहास में ये प्रश्न बहुत बार आया है कि ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लॉर्ड इरविन आपके समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। अब बात करेंगे हम लोग लॉर्ड वेलिंगटन की। ये आप लोग हाथ के हाथ नोट करते रहिएगा बेटा, और अगर मान लीजिए नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लेना। बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में दो तीन घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हुई थी। जैसे 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं रेमजे मैकडोनाल्ड साहब, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सांप्रदायिक जो क्या कहेंगे उसे निर्णय की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। उसके तहत दलित और हरिजनों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसके बाद गांधी अंबेडकर समझौता होता है पुणे में, और उसके बाद इस निर्णय को वापस लिया जाता है। लेकिन वेलिंगटन के समय में तारीख थी 16 अगस्त 1932। 15 अगस्त से अगले दिन 16 अगस्त 1932। क्या कहानी थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय इंग्लिश में कहते हैं इसे कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके द्वारा क्या था? इसके द्वारा बेटा दलित तथा हरिजन एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। पुणे समझौता हुआ इसके बाद गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, और यह निर्णय वापस लिया गया। इस तरह कोई भी अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं की थी। ठीक है, अब बात करते हैं दिसंबर 1932 की। और इस दिन हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन या तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्या कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था? नहीं लिया था, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। मैंने बताया कि सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ना तो कांग्रेस ने पहले में लिया, ना तीसरे में लिया, दूसरे में भाग लिया था, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, उसके आधार पर उसके लिए। ठीक है, तो ये वाली बात याद करिए, दिसंबर 1932 की बात। और 1932 में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षाओं में अभी तक पूछा नहीं गया, देहरादून में IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसकी स्थापना 1932 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुई थी। तो देहरादून में
IMA, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कर दी। बात करते हैं 1934 की, और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः समाप्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया 1934 में। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ये सब महत्वपूर्ण बात हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को देखेंगे। आप लोग इसको उतारते चलिएगा क्योंकि नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे लॉर्ड लिनलिथगो की। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करते, दो तीन घटनाएं इनके समय महत्वपूर्ण हुई थी। एक 1935 में एक अधिनियम पारित हुआ था, और उस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि अब प्रांतीय चुनाव होंगे। उस प्रांतीय चुनाव को आयोजित किया गया 36-37 में, और 36-37 में जो आयोजित किया गया उसमें 6 प्रांतों पे कांग्रेस को बहुमत मिला, 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाई गई। तो सरकार का गठन किया गया कांग्रेस के द्वारा प्रांतों में। लेकिन इसके पश्चात दूसरे विश्व युद्ध में भारत को बिना कांग्रेस की सहमति के दूसरे विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया गया। इस बात से गुस्सा होकर, इस बात से के विरोध में 1939 में, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सभी सरकारों से, सभी प्रांतों की सरकारों का इस्तीफा हो गया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो इस दिन को मुस्लिम लीग ने और डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे 22 दिसंबर की तारीख थी 1939 में, जब मुस्लिम लीग और डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस के जो त्यागपत्र दिया उसके दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है और परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। तो इन सब बातों को लिखते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा, प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था, प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था, ये चुनाव कब हुए? ये चुनाव हुए 1936-37 में। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त की। और कितने में मिलीजुली सरकार बनाई? 2 प्रांतों में। अक्टूबर 1939, कांग्रेस ने, कांग्रेस की लिख लो, कांग्रेस की सभी सरकारों ने त्यागपत्र दे दी। ठीक है, तारीख है 22 दिसंबर 1939। डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग
ने इस दिन को, इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तारीख थी 22 दिसंबर 1939। डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट इसमें छूट गया, वो उसको हम लिख लेते हैं। 1937 का एक पॉइंट है। देखिए, कांग्रेस अपना वार्षिक अधिवेशन बुलाया करती थी और कांग्रेस ने अपना पहला वार्षिक अधिवेशन पहली बार गांव में किया था 1937 में। बंगाल का एक गांव है फैजपुर, और बंगाल के गांव फैजपुर में पहली बार गांव में अधिवेशन बुलाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का गांव में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर। कहां पर है स्थान? बंगाल में। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है और यहां से प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं हम 1939 की। मैं थोड़ा सा को बिगाड़ूंगा। बात करेंगे हम 1939 की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना एक संगठन बनाया, नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इसको आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, 1939 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1935 में सुभाष चंद्र बोस साहब ने। ठीक है, अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां से परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। बात है 17 अक्टूबर 1940 की। बात है 17 अक्टूबर 1940 की। गांधी जी का एक आश्रम है जिसका नाम है पवनार आश्रम, और इस पवनार आश्रम से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यानी कि हर व्यक्ति एक पूरे देश में आंदोलन ना करके व्यक्ति आंदोलन करे और सत्याग्रह में जाए। तो 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। अच्छा, कौन था प्रथम सत्याग्रही? अगर हम लोग प्रथम सत्याग्रही की बात करें, जिसने सत्याग्रह शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, वो कौन था? द्वितीय कौन था? तृतीय कौन था? अगर हम लोग इनकी बात करें
तो प्रथम सत्याग्रही था विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए इस मुद्दे को आप लोगों ने लिख लेना बहुत आवश्यक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह वाला। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इसको आप लोग नजरअंदाज ना करें, इसको आप लोग जरूर लिख लें। बात करते हैं 1943 की, 1943 की। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो शुरुआती इस बोर्ड पर सुभाष चंद्र बोस से हुई है और अंत भी सुभाष चंद्र बोस से हुआ है। बात 1943 की है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो ये सब लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ है, तो आप इन सबको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड बेवेल की बात करते हैं और बेवेल के बाद फिर माउंटबेटन, माउंटबेटन के बाद राजगोपालाचारी और फिर समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा वायर परेशान करता है। अब बात करते हैं बेवेल की, जिसके समय बेवेल योजना आई थी, लॉर्ड बेवेल की। लॉर्ड बेवेल के समय में दो तीन पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है नहीं। एक तो 16 अगस्त 1946 की तारीख, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। सीधी कार्यवाही दिवस क्या था? भाई पाकिस्तान के विभाजन की बात कर रहे थे, अभी तक मानी नहीं गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मारकाट मचाना शुरू कर दो। तो मारकाट मचाने के लिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 की तिथि निर्धारित की कि अब हम लोग मारकाट मचानी शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात है 16 अगस्त 1946 की, तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाई थी। और इन्हीं के समय में, बेवेल के समय में, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन, ठीक है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड माउंटबेटन। इनके समय दो बातें हुई, एक तो देश का बंटवारा भी हुआ, दूसरी हुई सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री बनाई गई, बंटवारा हुआ। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बंटवारा, देश की सीमा खींची, इसलिए जो हम लोगों की बॉर्डर लाइन है उसका नाम भी सर रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है, और तीसरी बात, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे।
प्रथम वायसराय थे। ठीक है, ये रहे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। अब इनके बाद सी राजगोपालाचारी आते हैं। सी राजगोपालाचारी ये प्रथम भारतीय वायसराय थे। उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया और देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और राष्ट्रपति फिर राष्ट्र प्रमुख के रूप में जाने लगे। तो लिख लीजिएगा प्रथम भारतीय वायसराय, प्रथम भारतीय, प्रथम और अंतिम यही थे। इसके बाद ये पद रहा ही नहीं और फिर राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति आ गए, देश का संविधान लागू हो गया, देश आजाद हो गया। तो देश की आजादी के समय तक जो जो हमारे गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल रहे, वायसराय रहे, उन सबका हम लोगों ने क्रमवार तरीके से अध्ययन कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये पूरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और आज वायसराय वाला टॉपिक जो है लगभग 4 क्लास से चल रहा है, ये कंप्लीट हो गया। देखिए, वायसराय के केस में ना केवल हमने वायसराय का अध्ययन किया बल्कि पूरे इतिहास का अध्ययन कर लिया और इन सब चीजों को हम बार बार फिर आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसके द्वारा, वायसराय के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा हमने पूरे भारतीय इतिहास का अध्ययन कर लिया। तो वायसराय आज समाप्त हुआ। हम लोग कल अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। पंचऋषि क्लासेस की पूरी एक टीम आप सबको एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कटिबद्ध है। लगातार प्रिपरेशन चल रही है, लगातार तैयारियां चल रही हैं और जल्दी ही आपके सामने पूरी टीम के सामने आएंगे और सभी लोग अपनी अपनी कक्षा को लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत आभार।